हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू TCS अकेडमी। तो भाई हम लोग आज बहुत सारे टॉपिक तो कर चुके हैं। आज एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में मैं आपके सामने हूँ। टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिस टॉपिक इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस टॉपिक्स इन रीजनिंग। ठीक है, टॉपिक का नाम लिख देते हैं, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग के नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे कि इस बार आपको क्या करना है। कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई होंगी और उनको सॉल्व करना, यही तो करना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग का नाम ही यही है कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स मिली होंगी, वो सॉल्व करनी होंगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर जो रीजनिंग है उसमें बहुत छोटे छोटे लेकिन बहुत सारे जो है टॉपिक्स आते हैं। जैसे कि अगर आपको पता हो एक टॉपिक है दैट इज इनइक्वालिटीज, जिसके अंदर आपको दिया जाता है कि A इज ग्रेटर देन B है, C इज ग्रेटर देन इक्वल टू D है, B इज इक्वल टू A है। तो कंक्लूजन में आपको बताना होता था कि ये बताइए कि A जो है वो बड़ा होगा D से। इस तरीके की इनइक्वालिटीज को बोला जाता है। अगर किसी ने पहले नहीं देखा है, डोंट वरी एट ऑल, लेट मी पुट द माइक ऑन फर्स्ट। तो कोई बात नहीं है, हम लोग सारा का सारा ये भी अच्छे से कर लेंगे। चलिए, तो ये हो गई हमारे पास में प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक टॉपिक, इनइक्वालिटी। इसके अंदर ना आपके पजल्स भी आते हैं। पजल्स के भी बहुत सारे टाइप हैं। कल भी हमने अपनी पजल वाली क्लास में डिस्कस किया है कि पजल्स के क्या क्या टाइप हैं। एक टाइप हो गया इन प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर आपका पजल्स भी आता है। ठीक है, इनइक्वालिटी आता है, पजल आता है, यही सब टॉपिक्स होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। तो अब देख लेते हैं, स्टार्ट करना अपनी फाइल में कि हमारे पास में किस किस टाइप के क्वेश्चंस हैं और उनका क्या पैटर्न है सॉल्व करने का। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द DSSB, UGC, SSC, बैंकिंग, वट एवर द एग्जाम। इनइक्वालिटी तो बहुत फेवरेट होता है स्पेशली बैंक के अंदर। तो यही सब हम देखते हैं कि कैसे कैसे जो है हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। चैप्टर का नाम हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें आपको दिया हुआ है भाई एक स्टेटमेंट दे दी। जब भी इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, आपके पास में स्टेटमेंट होगा और इसी बेस के इसी स्टेटमेंट के आधार पर आपके पास में कंक्लूजन होंगे। आपको यही देखना होगा कि क्या ये जो दोनों कंक्लूजन आपको दिए हुए हैं ये इस स्टेटमेंट के हिसाब से सही हैं कि नहीं है। कैसे समझेंगे? देखो भाई, इनइक्वालिटी में जब भी आपके क्वेश्चंस आएंगे, आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा। आपको कोडिंग स्टेटमेंट भी दिए हुए होते हैं। बहुत बार दिया है कि A इज ग्रेटर देन B, B इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू C एंड C जो है स्मॉलर देन इज D। इस स्टेटमेंट के बेस पे मुझसे ये दो कंक्लूजन पूछे हैं कि ये बताइए क्या A बड़ा होगा C से या फिर A जो है वो बराबर होगा C के। ये दो चीजें मुझसे पूछी हुई हैं। अब मुझे निकालना है इन कंक्लूजन की ये सही है कि नहीं है। मैं जो हूँ स्टेटमेंट बना लेती हूँ। भाई A जो है वो बड़ा है B से। अगले में बोला है इसने कॉमे के साथ में कि B जो है ग्रेटर देन इक्वल टू है C के। फिर दिया है कि C जो है वो स्मॉलर देन है D के। ठीक है, अब पूछ लिया मेरे से कंक्लूजन, तो ये बताइए ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, ये सारी मैंने ऐड कर दी, सारी जोड़ दी, एक ही लाइन में मैंने ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट लिख दी। इनइक्वालिटी सॉल्व करने का सबसे सही तरीका सिर्फ और सिर्फ यही है। ठीक है, सिर्फ यही है कि A जो है वो बड़ा होगा B से। जब इसने अलग अलग दे दिया, मेरा सबसे पहला काम होगा कि इसको मुझे एक लाइन में लिखना है। देखो, आज हम लोग बेसिक कर रहे हैं, बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो बेसिक के लिए एकदम बेसिक से ही पढ़ेंगे। तो जब आपको बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी आपकी, तब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ यही आप बनाते चले जाएंगे इसी तरीके से पूरा का पूरा स्टेटमेंट, और आपको फटाफट आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
अभी चूंकि फर्स्ट डे है, हमारी प्रैक्टिस है, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग चीज़ें, तो हम लोग आज सिंपल तरीके से इसको देखेंगे। चलो, तो इसके आधार पर हम देखेंगे अब कि क्या A बड़ा है C से। क्या आप इसके हिसाब से देख पा रहे हैं कि A जो है वो बड़ा है C से? भाई दिख तो रहा है, यहाँ भी बड़ा का साइन है और यहाँ भी बड़े का साइन है। अब पूछ रहे हैं कि क्या A बराबर है C के। क्या आपको दिख रहा है कि यहाँ से A बराबर है C के? नहीं। अगर यहाँ पर ये होता, अगर साइन हमारे पास में इस तरीके के होते, तब मैं कह सकती थी कि हाँ भाई A भी बराबर हो सकता है C के। तब मेरा आंसर लगता है ईदर या और वाला। वो कंडीशन हम बाद में पढ़ेंगे, आज सिंपल पढ़ेंगे एकदम। भाई तब इसका भी साइन इधर, इसका भी साइन इधर, तभी तो मैं कह पाऊंगी ना कि A जो होगा वो बड़ा होगा B से, B जो है वो बड़ा होगा C से। ठीक है, इस आधार पर मैं ये तो कह रही हूँ कि जो A है वो बिल्कुल बड़ा होगा C से, पक्की बात है। लेकिन इसके आधार पर मैं ये नहीं कह सकती कि A जो है वो बराबर भी होगा C के, यानी कंक्लूजन सेकंड इज रॉन्ग, फर्स्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। भाई यहाँ पर बड़ा, जब भी मुंह जिधर खुलेगा, इसको याद करने का तरीका कि मुंह जिधर खुलेगा वो बड़ा होगा, ये वाली जो बैक साइड होगी ये होगा, इसका मतलब C जो है छोटा है। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है कि C जो है छोटा है D से, तो इसके आधार पर A बड़ा है C से, हमारा पहला ऑप्शन ट्रू होता है। नेक्स्ट इज अगेन एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, सेम प्रीवियस टाइप का ही है कि P बराबर है E के और Q बड़ा बराबर है P के। भाई यहाँ पर E का कोई रिलेशन नहीं दिया है, बट Q और P के बीच में रिलेशन दिया है। कहा है कि Q जो है वो बड़ा और बराबर है P के, यानी Q जो है वो बड़ा है और बराबर है P से। अब नेक्स्ट में दिया है कि Q जो है वो बड़ा है V से। तो जो मेरे पास कंबाइन होके इक्वेशन बनेगी वो बनेगी ये वाली। ठीक है, कि Q जो है वो बड़ा है V से, Q बड़ा बराबर P के और P बराबर E के। इसने अलग अलग लिख रखा था, यहाँ पे हम लोगों ने एक साथ लिख दिया इसको। अब इस जो इक्वेशन मेरे पास में ये बनी है, अब इसके आधार पे मैं देखूंगी कि कंक्लूजन हमारे सही हैं कि नहीं है। भाई इसने दिया है कि ये बताइए पहले कंक्लूजन में कि जो E है क्या वो बड़ा है और बराबर है Q के। ज़रा मुझे देख के बताइए आप लोग कि क्या जो E है वो बड़ा और बराबर है Q के। देखने से आपको लग रहा है बिल्कुल नहीं। अगर पूछता कि Q जो है वो बड़ा बराबर है E के, तो बिल्कुल मैं हाँ कर देती। क्यों कर देती भाई? क्योंकि यहाँ पर है इक्वल का साइन। भाई अगर मैं ऐसे करती हूँ, देखो इस कंडीशन से मैं ये कह सकती हूँ ना कि A बराबर C है। बराबर का साइन मतलब इसका मतलब है कि इक्वल है चीजें। इसका बराबर का होने का मतलब है कि जो रिलेशन Q और P के बीच में है वही रिलेशन जो है Q और E के बीच में भी है। अगर क्वेश्चन में कंक्लूजन में मुझे पूछा होता कि ये बताइए कि Q बड़ा बराबर E के है, तो मैं इसको बिल्कुल करेक्ट कर देती। अगर मैं यहाँ इसने बोला है कि E क्या बड़ा बराबर है, बिल्कुल रॉन्ग है, नहीं है। फिर पूछा है कि E बड़ा है V से, क्या E जो है वो बड़ा है V से? भाई ये साइन तो इधर है, यानी E की साइड है, हो सकता है। लेकिन जब मैं यहाँ वाले साइन पे गई, और यहाँ बराबर है तो ये भी हो सकता है, बट जब मैं यहाँ वाले साइन पे गई तो Q जो है वो ऑलरेडी पहले से ही बड़ा है E से, तो E जो है वो बिल्कुल भी बड़ा नहीं हो सकता V से, क्योंकि ये जो साइन है वो इस साइड है, यानी रिलेशन जो है वो इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, रिलेशन जो है इस तरीके से बना हुआ है। इसलिए आप इस इक्वेशन को देख के मुझे बताइए कि आप कह सकते हैं कि E जो है वो बड़ा है V से? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये जो साइन है ये V की साइड बना हुआ है। ठीक है, इसलिए मैं इस इक्वेशन को बिल्कुल भी सही नहीं कह सकती। नेक्स्ट है, इसका आंसर क्या हुआ? नन ऑफ दीज, कोई भी नहीं सही था। नेक्स्ट देखेंगे अब एक टाइप होता है इसके अंदर पजल्स का, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर।
पजल में देखिए इसने क्या लिखा हुआ है कि पी क्यू आर सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। जब भी इस तरीके की पजल हो, नॉर्थ बोल रहा है, नॉर्थ मतलब ऊपर की साइड फेस कर रहा है। कितने लोग हैं? पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू, यहाँ बना लेते हैं एक बार। पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी वी और डब्ल्यू, ये जो है कि स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं, फेस कर रहे हैं नॉर्थ में। ठीक है भाई। अब कहा है कि बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, यानी सेम ऑर्डर में नहीं है। कह रहा है आर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, नीदर आर नॉर डब्ल्यू सिट एट एक्सट्रीम एंड। दो कंडीशन बना लेंगे हम लोग। पहली कंडीशन, और यहां पे कर लेंगे हम कंडीशन सेकंड। ठीक है। क्या कहा है कि R जो है वो थर्ड टू द लेफ्ट है W के, लेकिन ना तो R एक्सट्रीम एंड पे बैठा हुआ है, ना ही W एक्सट्रीम एंड पे बैठा हुआ है। अगर मैं R को यहाँ बैठा दूँ 1 2 3, तो W जो है वो यहाँ बैठेगा। भाई W सारे के सारे नॉर्थ फेस कर रहे हैं, तो जो डायरेक्शन होगी वो ऊपर की तरफ होगी। यानी कि अगर मैं ऐसे हूँ तो मेरा राइट होगा, लेफ्ट होगा ये, और राइट होगा ये। ठीक है, सेम। तो W के थर्ड राइट में R है, पहली कंडीशन। उसने ये बोला है कि ना तो R एक्सट्रीम एंड पे है और ना ही W, तो ये पहला और लास्ट का हमको खाली छोड़ना पड़ेगा। पहली कंडीशन बनी, R जो है थर्ड टू द लेफ्ट है, W के, ये बन गई। अब दूसरी कंडीशन बनेगी ये वाली। ठीक, दो कंडीशन बन गई, देख लेंगे कौन सी हमारी सही है। फिर क्या बोला है? ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन R और T। R और T के बीच में एक ही बंदा बैठा हुआ है। ठीक है, R और T। भाई या तो T यहां पर हो सकता है, पहली में या तो T यहाँ हो सकता है। क्या यहाँ T हो सकता है? एक बंदा बैठा है, अगर मैं T को यहाँ बैठा दूंगी तो वो बंदा कहाँ बैठेगा? बीच में। इसलिए साफ साफ कहा है ना मुझे कि ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन R और T, यानी कि जो T होगा मेरे पास में वो बैठा होगा यहाँ पर, इस वाली कंडीशन के हिसाब से। इस वाले कंडीशन में T यहाँ भी बैठ सकता है और T यहाँ भी बैठ सकता है। बिठा देते हैं भाई, T को भी यहाँ भी बिठा देते हैं और T को भी इधर भी बिठा देते हैं। दो कंडीशन हमारे पास में आ गई एक ही में। अब कहा है S इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ईदर R और W, यानी S जो है ना यहाँ बैठेगा, ना यहाँ बैठेगा, ना यहाँ बैठेगा। इसने बोला है कि R के पास में भी S नहीं है और W के पास में भी S नहीं है। भाई इस कंडीशन में अगर T को मैं यहाँ बिठा देती हूँ तो S ना यहाँ आएगा, ना यहाँ आएगा, ना यहाँ आएगा, सिर्फ S आएगा यहाँ। अगर T को यहाँ बिठा देती हूँ तो ना S यहाँ आएगा, ना यहाँ आएगा, ना यहाँ आएगा, S आएगा यहाँ। कंडीशन देख लेते हैं एक बना करके हम लोग। सपोज मैंने T को जो है इधर बैठा दिया, T को यहाँ बैठा दिया। तीसरी कंडीशन भी देखेंगे, S अब ना यहाँ आ सकता है, 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 यानी T यहाँ बैठा के काम नहीं चलेगा। भाई R और W का नेबर नहीं है ना S, तो अगर मैं T को यहाँ बैठा दूंगी तो या तो S यहाँ लिखा जाएगा, या यहाँ, या यहाँ, या यहाँ, लेकिन R और W के पास में S नहीं है, तो T की जो कंडीशन है वो मैं यहाँ नहीं बिठा सकती। अब मैं T को कहाँ बिठाऊंगी? मैं यहाँ बिठा देती हूँ। अगर मैं T को यहाँ बिठाऊंगी तब S जो है ना यहाँ आएगा, ना यहाँ आएगा, ना यहाँ आएगा, लेकिन S यहाँ जरूर आ सकता है। ठीक है, ये तो एक कंडीशन हुई। अब दूसरी कंडीशन, भाई ना S यहाँ आ सकता है, ना यहाँ आ सकता है, ना यहाँ आ सकता है, लेकिन S यहाँ जरूर आ सकता है, क्योंकि R और W का नेबर S नहीं है, तो ना यहाँ, ना यहाँ, ना यहाँ, लेकिन यहाँ आ सकता है। आगे पढ़ते हैं। 2 people sit between T और P। T और P के बीच में दो लोग हैं। इस कंडीशन में T और P के बीच में दो लोग इस तरीके से आ सकते हैं। इस कंडीशन में T और P के बीच में दो लोग इस तरीके से आ सकते हैं। अब कहा है कि Q इज एन
इमीडिएट नेबर ऑफ एस, लास्ट स्टेटमेंट उसने जो दी हुई है वो दी है कि क्यू जो है वो इमीडिएट नेबर है एस का। क्या यहाँ पर कहीं भी क्यू में बिठा सकती हूँ? यहाँ तीनों जो स्पॉट हैं इसके वो फिल हो चुके हैं, क्यू के लिए जगह नहीं बची है। कहा है क्यू इमीडिएट नेबर है, यहाँ मैं बिठा सकती हूँ क्यू को बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जगह है कि क्यू जो है वो इमीडिएट नेबर है एस का। तो जो कंडीशन हमारी बनी वो ये वाली करेक्ट बनी, ना कि ये वाली। बंदे थे पी क्यू आर एस टी और वी रिमेनिंग बचेगा। जो जगह हमारे पास में रिमेनिंग बची वो बंदा आ गया ऊपर। तो कंडीशन 2 जो हुई वो हमारे पास में करेक्ट हुई। जो हमारा डायग्राम बन के आया है वो है ये। अब इस डायग्राम के आधार पर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग सिट एग्जैक्टली बिटवीन आर और टी, दैट इज बी, यानी कि ऑप्शन सी। फिर कह रहे हैं हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन पी एंड डब्ल्यू, पी और डब्ल्यू के बीच में कितने लोग बैठे हैं? 1 2 3। अगेन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 3 लोग बैठे हुए। नेक्स्ट फिर कह रहा है वॉट इज द पोजिशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू क्यू, यानी क्यू के रिस्पेक्ट में मुझे बताना है टी की पोजिशन क्या है। भाई ये इधर हो गया राइट, इधर हो गया लेफ्ट, क्योंकि नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। अगर साउथ की तरफ देखते तो इधर होता राइट, उधर होता लेफ्ट, बट चूंकि नॉर्थ की तरफ है तो इधर तो आपका होगा राइट, इधर होगा लेफ्ट। टी की पोजीशन पूछी है विद रिस्पेक्ट टू क्यू, दैट इज सेकंड टू द लेफ्ट। क्या है? यस, सेकंड टू द लेफ्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्यू के रिस्पेक्ट में पूछा है टी की, सेकंड टू द लेफ्ट। टी के रिस्पेक्ट में पूछता क्यू की तो सेकंड टू द राइट। ओके, ये हो गई हमारी कंडीशन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या अभी हमारे पास में फिर से एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आ गया है। देखिए, हमेशा अब तक जो हमने इनइक्वालिटी के क्वेश्चन पढ़े हैं उसके अंदर आपको जो स्टेटमेंट्स थी वो ए बड़ा बी से कॉमा लगा के फिर बी और सी का रिलेशन दे दिया, इस तरीके से दिया हुआ था। यहाँ पे जो स्टेटमेंट आपको दी हुई है उसके अंदर डायरेक्ट सिंपल आपको जो है इक्वेशन ही बना के दे दी। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ कंक्लूजन देख लें कि फॉलो करता है कि नहीं करता है। भाई इसके इस स्टेटमेंट के आधार पर बताइए कि क्या जो ए है वो बड़ा है ई से? ए जो है बड़ा है ई से, बिल्कुल गलत है। भाई यहाँ तो ठीक है, चलो ए का साइन इधर है, लेकिन यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो ऑप्शन जो कंक्लूजन एक होगा बिल्कुल गलत होगा। कंक्लूजन सेकंड है ई बड़ा है एफ से, बिल्कुल है भाई, यहाँ लिख देती हूँ। इक्वेशन ये बना है ना, अब ये दोनों बराबर हैं चूंकि, तो इसके बीच में हमको कुछ नहीं छेड़ना। पूछा है ये बताओ भाई कि ई जो है क्या वो एफ से बड़ा है, और मैंने बोला है कि जिधर मुंह खुला हुआ होगा वो हमेशा बड़ा होगा। ये तो बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये है इक्वल। इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में एक चीज समझिए, अगर आपको यहाँ पर साइन इस तरीके से दिया होता, यानी डी जो है वो छोटा और बराबर होता ई से, तब मैं इस क्वेश्चन में जो इक्वेशन लगाती या जो लॉजिक लगाती वो लगता है इधर या और का, कि हाँ बड़ा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बट चूंकि यहाँ पर सिर्फ सिंपल हमको बड़े वाला साइन दिया है, ये वाला जो साइन है इसने पूरा गेम पलट दिया कि इस वाले साइन ने जो बड़ा है वो सिंपल कह रहा है कि ई जो है वो एफ से बड़ा है। या अगर पूछता कि ई एफ सी से बड़ा है तब भी मैं यस करती। तो इसके आधार पे जो सेकंड हमारे पास में कंक्लूजन है वो बिल्कुल जो है करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है सिक्स्थ इज डन, नाउ सेवेंथ। फिर से इक्वेशन जो है आ गई है हमारे पास में, इसको बना लेते हैं एक बार। P इज ग्रेटर देन Q, उसके बाद में X और R है, S है, P है। लास्ट वाली बना लेते हूँ क्योंकि यहाँ भी P है और यहाँ भी P है, बाकी कहीं कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। S बड़ा P से, S बड़ा P से।
फिर सेकंड में दिया हुआ है कि s जो है वो बड़ा है r से और r जो बड़ा बराबर है x के। ये हमको इक्वेशन जो है दी हुई है, ये हमारे पास में इस स्टेटमेंट के आधार पे मिक्स होके इक्वेशन आती है ये वाली। अब कंक्लूजन देख लेते हैं कि r जो है वो बड़ा बराबर p के है कि नहीं है। बताओ r जो है वो बड़ा बराबर है p के। क्या आपको देखने से कुछ भी लग रहा है कि r बड़ा हो सकता है p से? बिल्कुल नहीं। जो कंक्लूजन पहला है वो बिल्कुल गलत है। फिर कह रहा है कंक्लूजन सेकंड में x बड़ा s से। क्या यहाँ देख पा रहे हैं आप, x जो है वो बड़ा है x से। s जरूर बड़ा है s से, लेकिन x नहीं है, क्योंकि जो साइन है वो s की तरफ मुंह खुला हुआ है, ना कि x की तरफ। ठीक है, तो ये भी हमारा बिल्कुल गलत हो गया, यानी नीदर वन नीदर सेकेंड। फिर से आपको मिक्स ही करके दे दी है इक्वेशन। इस बार आपको इक्वेशन नहीं बनानी है, अगेन सॉल्व करिए। पहले कंक्लूजन दिया है, ये बताइए z जो है वो y से बड़ा है कि नहीं। z जो है y से बड़ा है कि नहीं है? बिल्कुल। बताइए ज़रा, क्वेश्चन को देख करके आप मुझे बताएंगे कि z जो है वो बड़ा है कि नहीं है। सेकंड में पूछा है कि y जो है वो बराबर है z के या नहीं। अभी आपने आपको एक कंडीशन बताई थी भाई, y और z के बीच में पूछा है, तो ये सिर्फ इतना देखना है, बाकी और कुछ नहीं देखना, चाहे कुछ भी रामायण दी हुई हो। y और z के बीच में दोनों कंक्लूजन पूछा है। पहले बताइए कि z जो है वो बड़ा है y से कि नहीं है, और y जो है वो बड़ा है कि नहीं है। भाई दोनों ही दिख रहे हैं, जब इक्वल का साइन है तो ये ऐसे भी तो हो सकता है, क्योंकि u बराबर j है, तो ये बिल्कुल हो सकता है ना कि बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। तो कंक्लूजन बोथ आर ट्रू। अब आपके पास में अगेन से इक्वेशन बनी हुई है, c बराबर x पूछ रहा है, x पूरी इक्वेशन में कहीं भी नहीं है, गलत। फिर पूछ रहा है ये बताओ कि d जो है वो बड़ा है कि नहीं है c से। यहाँ पर साइन लगा हुआ है ये वाला, पूरी की पूरी इक्वेशन का आंसर इस साइन से देखेंगे। इधर मुंह है, यानी c बड़ा हो सकता है, d नहीं हो सकता बड़ा, इसलिए ये भी गलत हो गया, यानी नीदर वन नीदर सेकेंड इज ट्रू। फिर से एक क्वेश्चन आया आपका, जिसमें आपको अगेन इक्वेशन बनानी पड़ेगी। L इज ग्रेटर देन M। कह रहा है M O बराबर N, L बराबर Q, और Q जो है स्मॉलर देन है K के। इक्वेशन मेरे पास में बनी ये वाली, कॉमा वाली इक्वेशन थी, एक साथ इसको लिख लिया मैंने। अब कंक्लूजन में पूछता है ये बताइए कि k जो है वो बड़ा होगा क्या m से। k यहाँ है, क्या ये बड़ा होगा? भाई अगर मैं इक्वल टू का साइन हटा दूँ तो क्या मेरे पास में ये इस तरीके से नहीं बन जाएगा? और क्या मैं यहाँ बता सकती हूँ कि k जो है बड़ा है m से? बिल्कुल बता सकती हूँ, बिल्कुल है। यहाँ q है, यहाँ चूँकि L भी तो लिख सकती हूँ, क्योंकि Q बराबर L है, तो यहाँ L लिखूँ या Q लिखूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। K और M के बीच में रिलेशन बताना है, K जो है बड़ा है M से, बिल्कुल साफ दिख रहा है। सेकंड पूछ रहा है K जो है बड़ा बराबर है O के, नहीं है भाई, यहाँ कोई भी ऐसा साइन नहीं है। अगर इस तरीके से आपके साइन होते तब मैं कह सकती थी कि K जो है बड़ा बराबर है O के, पर अभी कोई भी साइन इक्वल नहीं है, इसलिए मैं नहीं कह सकती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब कह रहा है, अब जो इनइक्वालिटी एक टाइप की आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर ये भी आती है। इस टाइप की इक्वालिटी में आप देख सकते हैं, दैट इज आपने पढ़ा होगा पहले भी, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग के अंदर कोड हमको डिकोड करने होते थे, सेम यहाँ पर भी यही करना है। आपको इन साइन के जो है कोड दिए हुए हैं, फिल करना है और आंसर आपको निकालना है। ठीक है, ये करना है और इसके अलग कुछ भी नहीं करना। चलिए भैया देखते हैं। तो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है SCP, यानी आप देख लेते हैं, यानी कि S जो है वो स्मॉलर देन इक्वल टू है P के।
भाई ये जो साइन आपको यहाँ दिया हुआ है इसका मतलब है A इज स्मॉलर देन इक्वल टू B। तो S और C करके आपको दिया हुआ है, यानी S जो है वो स्मॉलर देन और इक्वल टू है P के। अब कह रहा है P एट Q, एट है यहाँ पर, यानी कि जो P है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है Q के। सेकेंड जो स्टेटमेंट आई है वो बनेगी ये। फिर कह रहा है Q हैश R, Q जो है Q हैश R यानी Q जो है वो ग्रेटर देन है R की, यानी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी ये। अब कह रहा है S एट R, एट का ये था, यानी जो S है वो ग्रेटर देन इक्वल टू R के। पहला जो कंक्लूजन है वो मुझे ये बताना है, ठीक है। सेकंड मुझे बताना है R स्टार P क्या है, R जो है स्मॉलर देन होगा P के। भाई जो हमको ऊपर इंफॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से हमने साइन बना लिए हैं। अब उसके हिसाब से कंक्लूजन देखना है कि इस इक्वेशन से ये कंक्लूजन जो है फॉलो होते हैं कि नहीं होते। पहला है कि S जो है ग्रेटर देन इक्वल टू है कि नहीं R के, बिल्कुल भी नहीं है। नहीं दिख रहा है ना भाई, ये साइन इधर है तो ग्रेटर देन इक्वल टू होने का मतलब ही नहीं होता, यानी पहला वाला जो कंक्लूजन है बिल्कुल गलत है। सेकंड कह रहा है भाई P जो है वो बड़ा है R से, भाई साइन ये इधर है और ये भी साइन इधर है, यहाँ इक्वल टू होता तब इधर की कंडीशन लगती, लेकिन डायरेक्ट बोला है कि P जो है बड़ा है R से, इसका मतलब सेकंड इज करेक्ट, यानी कंक्लूजन जो सेकंड होगा वो बिल्कुल हमारे पास में करेक्ट होगा। ये होती है कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटीज, ये भी आपके एग्जाम में बहुत आती है। जस्ट टू कंज्यूम योर टाइम, इफ़ यू प्रैक्टिस हार्ड आप लोग ये भी क्वेश्चन जो है बहुत कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और कोडेड आई है आपके सामने, x हैश भी है, यानी कि x जो है वो ग्रेटर देन है b से, ठीक है। ये बना रहे हैं b स्टार n है, स्टार है स्मॉलर देन, यानी b जो है स्मॉलर देन है n के। फिर कह रहा है n एट i, n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है i के। फिर है आई सी एच, यानी जो I है वो स्मॉलर देन और इक्वल टू है H के। तो अकॉर्डिंग टू दीज कोड्स इक्वेशन बनी ये। X हैश N जो है पहले वाला है, यानी X जो है वो ग्रेटर देन है N के, पहला कंक्लूजन पूछा है ये वाला। दूसरा पूछा है I परसेंटेज X, यानी जो I है वो इक्वल टू X है कि नहीं है ये बताओ। इक्वेशन बनी ये, कंक्लूजन पूछ रहा है ये x बड़ा n से, x क्या बड़ा है n से, नहीं भाई साइन इधर ये वाला लग गया, तो जो x है वो नहीं बड़ा हो सकता है n से, तो कंक्लूजन पहला गलत। i बराबर x, i और बराबर x बिल्कुल भी नहीं हो सकते, यानी दोनों कंक्लूजन गलत हैं। नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखेंगे, वन मोर कोडेड। अब देखते हैं कितनी हमारे पास में कोडेड इनइक्वालिटीज हैं। a परसेंटेज r है, यानी a जो है वो इक्वल होगा r के। फिर कह रहा है r सी u, यानी r जो है वो स्मॉलर देन और इक्वल टू है u के, ठीक है। फिर आ रहा है u एट d, u एट d यानी u जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है b के, सॉरी। फिर कह रहा है d परसेंटेज g, d जो है इक्वल टू होगा g के, d परसेंटेज g का मतलब है यानी d जो है बराबर होगा g के, ठीक। यहाँ पर फिर से परसेंटेज है, कंक्लूजन पहला है a बराबर u के होगा कि नहीं, और a स्टार का मतलब है a जो है स्मॉलर देन होगा कि नहीं u के। इक्वेशन हम बना चुके हैं, अब देखते हैं a क्या बराबर है u के और u जो बड़ा है a से। भाई यहाँ कंडीशन ये बन रही है ना, a बराबर u के, ये बन रहा है क्योंकि a r बराबर है तो a, और ये कह सकता है यानी कि u जो है वो बड़ा भी और बराबर भी a के हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, यानी कि कंडीशन बोथ ट्रू आपकी, यानी पहला भी और सेकंड भी बिल्कुल आपका ट्रू होगा। फिर से कोडेड है, देखते हैं
इसमें आपको कहा गया है कि S परसेंटेज G यानी H जो है वो बराबर होगा G के, J के। J स्टार D है यानी कि J जो है वो स्मॉलर देन D है और D स्मॉलर देन K है। इक्वेशन बन रही है ये वाली, K हैश I है, K हैश I यानी K जो है वो ग्रेटर देन है I के, K जो है वो ग्रेटर देन है I के। फिर कह रहा है I परसेंटेज F, F परसेंटेज का कोड दिया है इक्वल टू, यानी I जो है वो F के बराबर है। ठीक है, अब दिया जाता है J स्टार K, J स्टार K यानी J जो है स्मॉलर देन है K के। ठीक है, फिर D परसेंटेज F है, D इज इक्वल टू F। तो दोनों जो कंक्लूजन बने हमारे इस इक्वेशन के आधार पर वो है ये। अब देख लेते हैं फॉलो होता है कि नहीं। पहला कंक्लूजन है कि क्या, ये बताइए कि K जो है वो बड़ा है कि नहीं है J से। बिल्कुल है भाई, दोनों साइन इधर है, ये भी इधर है और ये भी इधर है, तो K जो है बड़ा है J से, बिल्कुल करेक्ट है। पूछा है ये बताइए D बराबर F, क्या आपको दिखने से लग रहा है कि D किसी भी एंगल से बराबर हो सकता है F के? नहीं। अगर कंडीशन होती ये तब आप कह भी सकते थे कि बराबर हो सकता है, बट यहाँ पर बराबर नहीं है। तो जो कंक्लूजन सेकंड है वो रॉन्ग है, फर्स्ट कंक्लूजन आपका बिल्कुल सही है, यानी कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू। नेक्स्ट इज अगेन आपके पास में आती है L हैश H है, यानी कि L जो है वो ग्रेटर देन है H के। ठीक, H परसेंटेज J, H जो है वो इक्वल टू है J के। ठीक है, H जो है परसेंटेज J, H जो है इक्वल टू है J के। फिर से परसेंटेज है यानी J जो है वो इक्वल टू है B के। फिर कह रहा है B एट D, यानी कि B जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है D के। B जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है। फिर कह रहा है D हैश F, और हैश का कोड है मेरे पास में, यानी D जो है वो बड़ा है F से। तो जो इक्वेशन बनी कोड के हिसाब से वो है ये। आप देख लेते हैं कंक्लूजन। H परसेंटेज F का है, यानी कि H जो है वो बराबर होगा F से। दूसरी है L हैश D, यानी कि L जो है क्या वो ग्रेटर देन होगा D के। ये दो कंक्लूजन मुझसे पूछे हैं, मुझे दिया हुआ है इक्वेशन ये वाली। अब बताओ जरा H बराबर F होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ बराबर, यहाँ बराबर, यहाँ भी बराबर, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ ग्रेटर देन का साइन है इस साइड, तो ये वाली कंडीशन बिल्कुल रॉन्ग। सेकंड पूछा है L बड़ा है D से, L बड़ा है D से, बिल्कुल हो सकता है भाई, ये दोनों बराबर हो गए, यहाँ भी बराबर का साइन है और यहाँ भी बराबर का साइन है तो, और यहाँ पर बड़े वाला साइन है ही, तो L जो है वो बिल्कुल हो सकता है बराबर D से, यानी कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू। ये बराबर और ये बराबर, तो कंडीशन लास्ट में ये भी तो बन सकती है ना भाई। अब इस कंडीशन से क्या आप ये नहीं कह सकते हैं कि L जो है वो बड़ा है D से? बिल्कुल क्लियरली कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो कंक्लूजन सेकंड है वो बिल्कुल ट्रू आया है। नेक्स्ट है K स्मॉलर देन H, H इज ग्रेटर देन G और G इज N और N बराबर U। ये हमारे पास में कंडीशन बनी है। कंक्लूजन पहला K बराबर U, बिल्कुल नहीं, कहीं भी बराबर का साइन आपको नहीं दिख रहा है। H बड़ा है N से, H भी बड़ा नहीं है N से, क्योंकि अगर इसके और इसके बीच में रिलेशन बनूं तो जो कुछ रिलेशन बन रहा है वो इस तरीके से बन रहा है। तो मैं इस कंडीशन को देख के क्या कह सकती हूँ कि H जो है वो बड़ा है N से? बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल जो होगा गलत होगा ये भी, यानी नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉट सेकेंड इज ट्रू। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। G S R K जो है बड़ा बराबर C और L बराबर G। ठीक है, जोड़ लिया साथ में सारे इक्वेशन को। इक्वेशन बनी मेरे पास में ये वाली। आप कह रहे हैं ये बताइए R बड़ा बराबर G के होगा कि नहीं? R जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू G है कि नहीं? इसको उठा के यहाँ देख लो।
भाई यही तो रिलेशन बन रहा है ना जी और आर के बीच में, जो भी रिलेशन है लेकिन है तो यही। तो कह रहा है कि ये बताइए कि आर जो है वो बड़ा बराबर होगा जी के कि नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल रॉन्ग है ये। फिर कह रहा है एल बड़ा बराबर के के। एल जो है वो बड़ा बराबर के बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। एल और के बीच में बड़ा होने का कोई भी रिलेशन नहीं है, क्योंकि दोनों साइन जो है वो, ये जो साइन है वो इधर है, ये वाला साइन भी के की तरफ है, इसलिए एल बड़ा नहीं हो सकता के से, यानी ये भी गलत और ये भी गलत। नीदर वन नीदर सेकेंड इज ट्रू। वन मोर कोडेड इनइक्वालिटी हमारे पास में, लेट मी सी जरा। चलिए एक और कोडेड आई है हमारे पास में, देख लेते हैं इसको। P एट Q है तो क्या बनेगी, ये जो P है, इस बार इस चीज़ में ध्यान रखिएगा कि A एट B दिया है तो B जो है वो ग्रेटर देन होगा A से, यानी ये वाले के बारे में इस बार बोला गया है। जो पहली कोडेड हमने देखी थी उसमें A के बारे में बताया गया था, लेकिन यहाँ B के बारे में बताया गया है। तो जो Q होगा वो होगा बड़ा P से, Q बड़ा होगा P से। अब दिया है Q $S, यानी ये वाला, यानी कि R जो है वो इक्वल होगा Q के, R जो है वो इक्वल होगा Q के। फिर दिया हुआ है मेरे पास R परसेंटेज S, R जो है परसेंटेज S है, यानी कि B जो है स्मॉलर देन इक्वल टू है A, यानी जो S है वो स्मॉलर देन और इक्वल टू होगा R के। ये दिया हुआ है मेरे पास में। नेक्स्ट दिया हुआ है S हैश T, यानी कि जो T होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा S के। ये दिया हुआ, क्योंकि लास्ट वाले के बारे में इस बार हमारे पास में इंफॉर्मेशन दी हुई है। T परसेंटेज Q, अगेन जो U है वो स्मॉलर देन और इक्वल टू होगा T के। T और U के बीच में दिया हुआ है यहाँ पर T, यानी T परसेंटेज U, जो U है वो स्मॉलर देन होगा इक्वल टू होगा T के। तो इस इन्फो के आधार पे जो हमारे पास में इक्वेशन बनी वो बनी ये। अब देखते हैं कंक्लूजन। दिया है P परसेंटेज Q, यानी कि U जो है स्मॉलर देन इक्वल टू P। सेकेंड R एट T दिया हुआ है ये वाला, यानी कि जो T है वो ग्रेटर देन होगा R के। T जो है वो ग्रेटर देन होगा R के, ये दिया हुआ है ना। ठीक है, अब देखते हैं ये कंक्लूजन इसके हिसाब से सही है कि नहीं। पहला है U बड़ा बराबर P, बिल्कुल रॉन्ग। U यहाँ, P वहाँ, कोई रिलेशन दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। फिर दिया है T बराबर R, T बड़ा है R से, बिल्कुल भी नहीं। साइन ये वाला इधर है, तो ये भी जो कंक्लूजन है दोनों के दोनों गलत होंगे। नीदर फर्स्ट नीदर सेकेंड इज ट्रू। टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है जब भी रिवर्स में आता है, जब प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से करेंगे, हो जाएंगे सोल्व, डोंट वरी। अब आपको दिया जा रहा है ये वाला, सेम पहले वाले की तरह ही है। ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आप लोग मुझे करेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन ये भी है, ये भी आप लोग सॉल्व करेंगे। ये मैं आपको सॉल्व करा देती हूँ। यू गाइज विल अटेंड क्वेश्चन नंबर 19। चलो, ये दिया हुआ है S परसेंटेज U है, यही बना लेती हूँ। अगेन U के बारे में दिया हुआ है कि U जो है स्मॉलर देन है और इक्वल टू है S के। ठीक है, यहाँ भी बना देती हूँ। U जो है स्मॉलर देन इक्वल टू है S के। U एट T, यानी कि T जो है वो ग्रेटर देन है U के। T जो है वो ग्रेटर देन है U के। ये वाली कंडीशन बनी। अब कह रहा है कि T एट T एंड V,
यानी कि जो v है वो स्मॉलर देन है t के, v जो है स्मॉलर देन है t के, साइन बनेगा इस तरीके से। फिर v$w यानी कि जो v है वो बराबर होगा w, ठीक है। v$r यानी कि जो r होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा w के। तो जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरीके से आपकी बनेगी। फिर पूछा है, ये बताइए कि u एंड r मतलब r जो है वो स्मॉलर देन है u के, यहाँ भी एंड है यानी w जो है वो स्मॉलर देन है t के। कंक्लूजन पूछा, ये इक्वेशन बनी, ये बताओ जरा। यहाँ पर r आएगा, u जो है वो बड़ा है r से, ये बताइए। नहीं, बिल्कुल रॉन्ग है, लास्ट में है, कोई भी इनके बीच में रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा है बड़ा होने वाला। फिर t बड़ा w से, जो t है वो बड़ा है w से, बताइए ज़रा। बिल्कुल है भाई, w बराबर v है तो w जो है ग्रेटर देन t से बिल्कुल आ सकता है ना यहाँ पे। तो जो कंक्लूजन सेकंड है वो बिल्कुल सही है, यानी ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू। 19 क्वेश्चन आप लोग अटेंड करेंगे। फिर आता है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक इस तरीके के क्वेश्चन, अल्फाबेटिकल सीरीज है बेसिकली। ये देखा जाए तो जब भी मैंने पहले भी क्लासेस में आपको पढ़ाया है कि जब भी अल्फाबेटिकल सीरीज आएगी आप लोग उसकी नंबरिंग कर लेंगे। तो एल की नंबरिंग 12, एम 13, एन 14 और ओ 15, अगर इस तरीके से यहाँ आना चाहिए 16, और 16 पे इनमें से क्या आता है, दैट इज पी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑलवेज यूज एलिमिनेशन मेथड, सॉरी, ऑलवेज यूज एलिमिनेशन मेथड। 12, 13, 14, 15, 16 है, 16 पे आता है पी, ऑप्शन दिया है एक, बाकी चेक करो चाहे नहीं करो। फिर सेकंड पे ओ है, यहाँ भी ओ है, यहाँ भी ओ है, यहाँ भी ओ है, तो यहाँ भी ओ ही आएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, आपको दिया है एफ एच जे एन, अगेन नंबरिंग कर लेंगे ऐसे ही। एफ जो आता है 6 नंबर पे आता है, एच 8 पे आता है, जे 10 पे आता है, एन जो है 14 पे आता है। भाई डिफरेंस कितने का बैठ रहा है, 2 का। तो यहाँ पर भी तो 2 का आना चाहिए, 2 का आएगा तो इसका मतलब 12, और 12 पे आता है एल, यानी या तो ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। सेकंड पे यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x आएगा, यानी यहाँ भी x आएगा। तो जो 2 आ गए हमारे स्टार्टिंग के l और x, दोनों में जो है कॉमन है हमारे पास में। अब आता है नेक्स्ट जी, जी आएगा 7 पे आपका, जी जो है वो आएगा 7 पे, आई आएगा 9 पे, के आएगा 11 पे, ओ आएगा हमारा 15 पर, ये आएगा। अब अगेन डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस, 2 का डिफरेंस है, फिर से 2 का डिफरेंस है, और फिर से यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस आएगा, यानी कि 7, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 13, यहाँ आना चाहिए 13, और 13 पे अल्फाबेट्स में आता है एम। एम है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। हमेशा एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। अब एक टाइप की पजल आपकी ये भी आती है, इसको कर लेते हैं सॉल्व। देखो भाई, हमेशा वहां से बनाना शुरू करेंगे जहां से चीजें जो होंगी वो स्टैग्नेंट होंगी। 3 चीजें दी हुई हैं, हिल स्टेशन, हिस्टोरिकल प्लेस और इंडस्ट्रियल सिटी। 3 चीजें मुझे दी हुई हैं, ए बी सी डी ई एफ हमको दिया हुआ है, डाल लेते हैं, यही लिख लेते हैं भाई। हिस्टोरिकल प्लेस हो गया ये हो गया हिल स्टेशन, और क्या दिया हुआ है, इंडस्ट्रियल, ठीक है। पर्सन्स दिए हुए हैं ए बी सी डी ई और एफ। ई और यहाँ पर एफ, ठीक है।
अब बना लेते हैं। अब क्या इसने मुझे बोला है, इसने बोला है कि ए इज नॉट अ हिल स्टेशन, ए जो है हिल स्टेशन नहीं। ये इंफॉर्मेशन दी है, इसके हिसाब से ड्रॉ करते चलेंगे। भाई हिल स्टेशन यहाँ लिख दिया, इंडस्ट्रियल प्लेस ये है, हिस्टोरिकल प्लेस ये है, ये सारे हो गए हमारे पर्सन। पहला स्टेटमेंट दिया है कि ए जो है हिल स्टेशन नहीं है, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, बी और ई आर नॉट हिस्टोरिकल प्लेस, यानी ना तो बी हिस्टोरिकल प्लेस है और ना ही ई जो है हिस्टोरिकल प्लेस है। ये दो चीजें इसने दी हुई है, ठीक है। डी इज नॉट एन इंडस्ट्रियल प्लेस, डी जो है इंडस्ट्रियल सिटी नहीं है, ये है यहाँ पर, डी नहीं है, ओके। अब कह रहा है ए डी आर नॉट हिस्टोरिकल सिटी, यानी ए जो है वो ना तो हिस्टोरिकल सिटी है और डी भी जो है ना हिस्टोरिकल सिटी है, ठीक है। अब कह रहा है ए और डी आर नॉट हिस्टोरिकल सिटी, लगा दिया हमने। ए और बी जो है वो एक जैसे नहीं है। अब यानी कि जो ए है, ए अब इतना पक्का है कि इंडस्ट्रियल सिटी है, यानी बी जो है वो इंडस्ट्रियल सिटी नहीं है, एक हिल स्टेशन है। ये कैसे मुझे पता लगा, क्योंकि लास्ट वाली लाइन में मुझे दिया है कि ए और बी आर नॉट अलाइक, यानी ए और बी जो है वो एक जैसे नहीं है, ठीक है। ये मुझे दिया हुआ है, इसका मतलब है जो बी होगा वो एक हिल स्टेशन होगा। सी के बारे में कुछ नहीं है, यानी सी ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। डी एक हिल स्टेशन होगा। अब ई और एफ के बारे में हमें क्या दिया हुआ है, एफ भी सारी चीज होगा और ई जो है एक हिल स्टेशन भी होगा, इंडस्ट्रियल प्लेस भी होगा। तो जो डायग्राम कुछ हमारे पास बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब देख लेते हैं अपने क्वेश्चन। कह रहा है विच टू सिटीज आर इंडस्ट्रियल सेंटर, कौन सी दो सिटीज हैं जो इंडस्ट्रियल सेंटर है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए बी नहीं हो सकता, ई और एफ हैं, बिल्कुल है भाई। आगे देख लेते हैं सी और डी, सी और डी इंडस्ट्रियल नहीं है, बी और एफ, डी तो नहीं है, ए और डी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर जो सेकंड होगा वो बिल्कुल हमारे पास में करेक्ट होगा, ओके। नेक्स्ट इज कह रहा है विच टू सिटीज आर हिस्टोरिकल प्लेसेस, ये हिस्टोरिकल प्लेसेस है, दो ही हैं, सी और एफ, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज 25, कह रहा है विच टू सिटीज आर हिल स्टेशन, हिल स्टेशन ये है, दो सिटीज ये भी है, बी सी डी ई एफ सारी हैं, देख लेते हैं। ए बी नहीं, सी और ए बिल्कुल नहीं, बी और डी हिल स्टेशन है, बिल्कुल है, ए और एफ नहीं, नन ऑफ दीज का तो मतलब नहीं, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी बी और डी जो है एक हिल स्टेशन होंगे। फिर से हमारा एक क्वेश्चन आया कि विच सिटी इज अ हिल स्टेशन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर बट नॉट अ हिस्टोरिकल प्लेस, यानी हिल स्टेशन भी है और इंडस्ट्रियल सेंटर भी है बट हिस्टोरिकल प्लेस नहीं है। कौन सा है जो दोनों है, सी है, सी है, ई है और नहीं, सी तो हिस्टोरिकल प्लेस भी है, सिर्फ हिल स्टेशन और इंडस्ट्रियल प्लेस पूछा है, यानी कि ई पूछा है, यानी ऑप्शन ए जो है, ई जो है हिल स्टेशन भी है, इंडस्ट्रियल प्लेस भी है बट हिस्टोरिकल प्लेस नहीं है, इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो ई होगा, क्योंकि एफ भी हिस्टोरिकल प्लेस है और सी भी। नेक्स्ट इज पूछा है विच टू सिटीज आर नीदर हिस्टोरिकल प्लेस, ऐसी कौन सी दो सिटीज हैं जो ना तो हिस्टोरिकल प्लेस हैं। विच टू सिटीज आर नीदर हिस्टोरिकल प्लेस, ठीक है, ना तो ये हैं और ना ही इंडस्ट्रियल प्लेस है, यानी कि ना तो इंडस्ट्रियल प्लेस है और ना ही हमारे पास में हिस्टोरिकल प्लेस है। भाई जो इंडस्ट्रियल प्लेस है वो सिर्फ एक है, दैट इज डी, और डी हमारे पास में ई के साथ में है, ई तो जो इंडस्ट्रियल प्लेस है बिल्कुल है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ए भी इंडस्ट्रियल प्लेस है हमारे पास में, बी और डी, यस, यानी बी और डी देख लेते हैं, बी और डी बिल्कुल जो दो सिटीज होंगी वो होंगी ऑप्शन नंबर डी, यानी जो बी और डी है ना तो हिस्टोरिकल प्लेस है और ना ही इंडस्ट्रियल सिटीज हैं।
चलो भाई, आज की क्लास को हम रखेंगे अपना इतना ही। प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर 2-3 टाइप की और पजल होती है, वो नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग देखेंगे। आज तक हमने बहुत अच्छे से डीपली पढ़ लिया है क्या क्या टाइप की पजल्स होती हैं, क्या क्या इसमें आता है, क्या क्या आपको करना होगा। नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में इसी तरीके से हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच।